नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी मगध वंशावली, जिसमें हर्यक वंश, शशनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश प्रमुख थे। तो उसमें से सबसे प्रमुख माना जाता है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। तो जब हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने किसकी चाणक्य की सहायता से, या फिर कह सकते हैं चाणक्य ने ही इसको एक योद्धा के रूप में ढाला, जिससे कि वो एक साम्राज्य का निर्माण कर सके। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश के शासक हम जब देखते हैं तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम। मौर्य वंश के जब शासकों की हम बात करते हैं तो उसमें से जैसे हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? ये हैं भाई साहब संस्थापक, ठीक है। और इनके पुत्र हैं बिंदुसार, और फिर उनके बाद आते हैं अशोक, जिसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में हमको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आते हैं दशरथ, संप्रीति, शालीशुक, देवर्मन, शातधनवन और बृहद्रथ। ये अंतिम शासक हैं। ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म धारण कर लिया। वह भद्रबाहु का शिष्य बन गया था, ठीक है। और भद्रबाहु के साथ वह श्रवण बेलगोला चला गया, जहाँ पे उसने 298 ईसा पूर्व में संलेखना द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। अब यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है आप लोगों के मन में कि संलेखना क्या होता है? संलेखना एक पद्धति होती है जिसमें लोग क्या करते हैं, अन्न, जल आदि का त्याग कर देते हैं और एक तरह का पूर्णता व्रत रखते हैं। पूर्णता व्रत रख के अपने प्राणों का त्याग करते हैं। देखिए, सभी धर्मों की या फिर सभी पंथों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस था। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था, और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। देखिए, हमारे लोगों के जो ग्रंथ हैं वो कई बार क्या होते हैं, जो आक्रमणकारी आए विदेशी, उनके द्वारा नष्ट कर दिए गए। बट हमको कहाँ से चीज़ें पता चलती हैं? जो विदेशी ग्रंथ हैं या फिर पांडुलिपियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से पता चलती, क्योंकि हमारे पास मूल ग्रंथ हैं ही नहीं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जो मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। तो अब इसके कुछ पार्ट्स होंगे, फिर जो भी है देखते हैं उसने क्या लिखा। मेगास्थनीज के अनुसार क्या था, मौर्य सम्राट का नाम था सैंडोकोट्स, और उसकी सैंडोकोट्स मतलब सम्राट का नाम था, और साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पोलिव्रोथा। और उसने ये भी बताया कि मौर्य साम्राज्य में सोना निकालने के लिए किसका? चींटियों का उपयोग होता था, चींटियों का। और दास प्रथा नहीं थी। देखिए, दास प्रथा नहीं थी। अब अगर कोई हमारे यहाँ पर विदेशी या फिर मेहमान आता है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो कुछ समय अर्थात कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ वर्षों के लिए होता है। अतः वह पूर्णतया जो होती हैं चीज़ें वो नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ वो कुछ गेस कर सकता है कुछ चीज़ों के लिए कुछ समय रहने के बाद। और फिर वो बताता है कि लेखन कला का अभाव था और भारत में अकाल नहीं पड़ता था। मेगास्थनीज के अनुसार क्या था कि भारत में 7 प्रकार की जातियाँ थीं, जिसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद आदि थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री अर्थात या फिर कर सकते हैं प्रधान पुरोहित कौन था? कौटिल्य, जिसके अन्य नाम हैं विष्णुगुप्त और चाणक्य। और कौटिल्य ने ही राजशासन के ऊपर लिखा अर्थशास्त्र। कई बार हम अर्थशास्त्र का नाम सुन के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर अर्थशास्त्र कह रहा है तो जरूर ये इकोनॉमिक्स के बारे में या फिर इकोनॉमी के बारे में होगा, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में क्या है? पॉलिटी, शासन व्यवस्था या फिर राजशासन के बारे में है। अब अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया गया है। जैसे हम लोग कई बार होता है एग्जाम में आ जाए सप्तांग सिद्धांत क्या होते हैं या फिर वो किससे संबंधित है, तो
हमको समझ नहीं आ सकता। अगर इनका देखें नाम से, सप्तांग मतलब सप्त अंग, 7 अंगों के हिसाब से देखते हैं क्या जिक्र किया गया है अर्थशास्त्र में। तो राजा को उसने कहा है शीश के समान है, राजा शीश के समान है, जो सबसे ऊपर होता है और सब कुछ देखता है, सब कुछ सोचता है, जो भी करना है, जो भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं। अमात्य क्या होता है? राज्य की आंखें। और जब हम बात करते हैं जनपद की, तो जनपद हैं राज्य की जंघाएं। ठीक है, देखते हैं जनपदों से पता चलता है कि राज्य कहाँ तक फैला हुआ है, और हम अपनी जंघाओं या फिर पैरों से ही जान पाते हैं कि कहाँ तक हम चल सकते हैं, फैल सकते हैं सॉरी। दुर्ग होता है राज्य की भुजाएं। दुर्ग क्या है? राज्य की भुजाएं, क्योंकि जितना अधिक दुर्ग मजबूत होगा उसी तरह भुजाएं जितनी अधिक मजबूत होती हैं, हमारा शरीर भी उतना ही अधिक मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं या फिर जो भी है, उसी तरह दुर्ग भी राज्य की सुरक्षा करता है। कोष क्या है? राज्य का मुख। कहते हैं पैसा बोलता है, सच बात है। दंड राज्य का मस्तिष्क है, और मित्र राज्य का कान है। अगर कोई आपका मित्र और आपके बारे में कुछ बात सुनता है तो आपको अवश्य बताएगा, अतः वह आपके लिए कैसे काम करता है? एक कान के तरह काम करता है। ये मैं जो बता रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ चीज़ें, ये इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे अधिक से अधिक चीज़ें याद हो सकें। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। अच्छा, बिंदुसार ने एक बार क्या किया कि जो सीरिया के शासक हैं एंटियोकस, उससे उन्होंने 3 वस्तुएं मांगी। कौन कौन सी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की। लेकिन देखिए वहाँ पे कि जो सीरिया का शासक एंटियोकस था, उसने मीठी मदिरा दे दी, कहा भाई पियो, सूखी अंजीर दे दी, कहा खाओ, लेकिन उसने जो दार्शनिक था उसकी मांग को उसने नकार दिया, अर्थात दार्शनिक उसने नहीं भेजा। देखिए विदेशों में भी देख सकते हैं कि विद्वानों की कितना महत्व है, बट अपने यहाँ देख सकते हैं क्या होता है। अब आते हैं मुख्य किरदार की ओर। अशोक। अशोक को माना जाता है कि उसका जीवन काल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ और आ सकती है, जैसे मान लो कोई जीता है तो वह, जैसे मान लो अभी 2025 चला, तो अगर कोई 2000 में पैदा हुआ तो 2000 से 2025 तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो जो बड़ी संख्या है, जो ये उल्टा है, तो ये ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे मान लो ये एक लाइन है और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 0, ठीक है। तो हम जब इधर बढ़ते हुए जाते हैं, इधर ये, तो 1 2 3 4, और अगर हम इधर बढ़ते हुए जाते हैं लेफ्ट साइड में, ये देखिए 1 2 3 4, तो इसको माना जाता है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। और ये जो होते हैं इसको कहते हैं ईस्वी, उसके बाद के हैं। और ये जो होते हैं इसको इधर लेफ्ट साइड में जो होते हैं इनको कहते हैं ईसा से पूर्व। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 273 और 232 के बारे में, अगर मान लेते हैं हम ये एक समय रेखा है और यहाँ पे कहीं पे 0 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे फिर कहीं पे भी क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या आएगा 232 ईसा पूर्व, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 273 ईसा पूर्व। तो देखिए पैदा तो अशोक यहाँ पे हुआ था और उसका जीवन काल यहाँ तक था, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, ये ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी और पिता बिंदुसारी थे, और इसका प्रचलित नाम देवा नाम पेदस्य, अर्थात देवताओं का प्रिय, ठीक है, देवताओं का प्रिय, देवा नाम पेदस्य। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ इसका, और अभिलेख की भाषा, जो इसके अभिलेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में है मुख्यतः। और जैसे कि अगर क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि क्या उसके अभिलेख की भाषा सिर्फ प्राकृतिक, नहीं, तो अभिलेख की लिपियाँ कौन कौन सी हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, क्योंकि उसके जो अभिलेख हैं कई जगह से प्राप्त हुए हमें, तो उनकी अलग अलग कई भाषाएं हैं। अशोक का नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है हमको, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदय गुलाम अभिलेख में मिलता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे उसके
मुख्य शिलालेख कौन कौन से थे और शिलालेख पे क्या क्या छपा हुआ है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।